गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम द्रव अवस्था में लिक्विड क्रिस्टल में सिमेटिक, निमेटिक एवं कोलेस्ट्रॉलिक प्रावस्थाओं की संरचना का अध्ययन करेंगे। इनकी संरचनाओं में आपको मैं सबसे पहले डायग्राम दिखाता हूँ, आपको इससे आसानी से समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट जो दो डायग्राम है 4.7 वाला, वो है सिमेटिक प्रावस्था की संरचना। सिमेटिक प्रावस्था की संरचना में आपको परतीय संरचना दिख रही है। दूसरा डायग्राम देखेंगे निमेटिक प्रावस्था की संरचना, जिसमें आपको डेट दिख रहे हैं लेकिन व्यवस्थित हैं। तीसरी है कोलेस्ट्रॉलिक प्रावस्था की संरचना। कोलेस्ट्रॉलिक प्रावस्था में आपको जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं वो तो सिमेटिक प्रावस्था को प्रदर्शित कर रही हैं, और जो लाइनें टेढ़ी वाली जा रही हैं वो निमेटिक प्रावस्था को प्रदर्शित कर रही हैं। यानी कोलेस्ट्रॉलिक प्रावस्था में एक ही समय पे सिमेटिक प्रावस्था भी है, जो लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं वो तो सिमेटिक प्रावस्था को प्रदर्शित कर रही हैं, और जो लाइनें टेढ़ी वाली जो जा रही है ना वो निमेटिक प्रावस्था को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉलिक प्रावस्था में एक ही समय पे सिमेटिक और निमेटिक दोनों प्रावस्थाएं हैं। उसके बाद है द्रव प्रावस्था की संरचना। द्रव प्रावस्था की संरचना में डेश टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत सारे डेश हैं जो टेढ़े मेढ़े रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्या फर्क पड़ता है? नथिंग। क्या फर्क पड़ता है? आगे मिलने चाहे को तो मिले, ठीक है। तूफान आएगा, तो इसमें हम देखते हैं कि सिमेटिक प्रवक्ता के प्रकाशीय गुण से ये स्पष्ट होता है कि इनमें अणु परतीय संरचना बनाते हैं। एक परत के समस्त अणु परस्पर समानांतर प्रावस्था में रहते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में एक परत के समस्त अणु परस्पर समानांतर व्यवस्था में होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि दो अलग अलग परतों के अणु भी परस्पर समानांतर रहें, राइट। ये दूसरा है निमेटिक का, इसमें तो समानांतर है ही नहीं। निमेटिक प्रावस्था में अणु परस्पर समानांतर तो होते हैं लेकिन परतें नहीं होती, सिर्फ इसमें अणु समानांतर हैं लेकिन एक लाइन पूरी तरह समानांतर नहीं है, बल्कि अलग अलग धागे के समान होती है, एक धागे के रूप में है संरचना। अणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए इसमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। किसमें? निमेटिक प्रावस्था में विषम देशिकता गुण पाया जाता है। विषम देशिकता के गुण वाले जो अणु है वो सिमेटिक प्रावस्था की तुलना में गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। देखिए, इनकी गति को थोड़ा सा बांधा गया है, लेकिन ये गति करने में और ज़्यादा फ्री हैं। उसके बाद यह आएगी कोलेस्ट्रिक प्रावस्था में अणु परतीय संरचना बनाते हैं, परंतु ये परत एक दूसरे के साथ कुछ कोणों पर, यानी टेढ़ी भी तो हैं, टेढ़ी लाइनें भी तो हैं, टेढ़ी परतें भी तो हैं, कुछ कोणों पर होती हैं जो बदलता रहता है। इस प्रकार एक सर्पिलाकार संरचना बन जाती है। परतों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिनका मान ताप पर निर्भर करता है।
इसलिए ये प्रकाश का विवर्तन कर अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जो कोलेस्ट्रिक प्रावस्था है वो प्रकाश का विवर्तन कर देते हैं और अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग ताप पर इनकी परतों के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है वो भी अलग अलग होता है। तो ये जो मीसोमॉर्फिक प्रावस्था है इनको गर्म करने पे एक निश्चित ताप पर वे स्वच्छ द्रव में भी बदल जाती हैं। जो सिमेटिक, नेमेटिक, कोलेस्ट्रॉलिक प्रावस्था, ये कुल मिला के हैं क्या? ये है मीसोमॉर्फिक प्रावस्था। यहाँ लिख दिया है, ये देखिए ये सभी कौन सी? सिमेटिक, नेमेटिक और कोलेस्ट्रॉलिक, ये सभी मीसोमॉर्फिक प्रावस्था हैं जो गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव में बदल जाती हैं, जिसमें अणु सभी दिशाओं में बिखरे रहते हैं। जब ये स्वच्छ द्रव होगा उसमें अणु सभी दिशाओं में बिखरे रहेंगे। सभी दिशाओं में अणुओं के समान रूप से बिखरे रहने के कारण वो विषमदेशिकता का गुण प्रदर्शित नहीं करेगी। तो कौन सा वाला गुण प्रदर्शित करेगी? समदेशिकता का गुण प्रदर्शित करेगी। अब हम बात करते हैं कि द्रव्य क्रिस्टलों का सिद्धांत क्या है। द्रव्य क्रिस्टलों के अपारदर्शी गुण की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत दिए गए, जिन्हें द्रव्य क्रिस्टलों का सिद्धांत कहते हैं। सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया वो लेहमान ने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करके दिया। उन्होंने पाया कि द्रव्य क्रिस्टलों में कोई कण दिखाई नहीं देते हैं और न ही इन्हें छनन पत्र द्वारा छाना जा सकता है। यानी द्रव्य क्रिस्टलों में सूक्ष्मदर्शी से देखने पे कोई कण दिखाई नहीं दिए और ना ही उनको हम छनन पत्र से छान पाए। इसी आधार पर लेहमान ने सुझाव दिया कि द्रव्य क्रिस्टल समांगी तंत्र होता है तथा इनकी जो अपारदर्शिता है वो एक प्रकाशीय प्रभाव है। जब छाना ही नहीं जा सकता तो वो समांगी द्रव हो गया, समांगी तंत्र, और समांगी तंत्र हो गया तो फिर वो अपारदर्शी क्यों है? अपारदर्शी इसलिए क्योंकि वो एक प्रकाशीय गुण या प्रकाशीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब इस गुण को समझाने के लिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए वो ऐसे हैं। देखिए, द्रव्य क्रिस्टलों का समूह सिद्धांत, द स्वान थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये कई बार एग्जाम में आ जाती है कि द्रव्य क्रिस्टलों के समूह सिद्धांत को समझाइए। तो देखिए, ई बोस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्रव्य क्रिस्टलों के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसे समूह सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि द्रव्य क्रिस्टल उन पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें लंबी श्रृंखला पाई जाती है, अतः इनमें मुक्त घूर्णन नहीं होता है, इसलिए वे अपने को समानांतर व्यवस्था में व्यवस्थित करते हैं। द्रव्य क्रिस्टल उन पदार्थों में पाए जाते हैं जिनकी जो संरचना होती है वो लंबी श्रृंखला के समान है। तो जब लंबी श्रृंखला के समान होगी मुक्त घूर्णन तो कर नहीं पाएगी, मुक्त घूर्णन नहीं कर पाएगी तो वो एक दूसरे के समानांतर संरचना बनाते हैं, इसलिए वो अपने को समानांतर संरचना में व्यवस्थित करते हैं। इससे कुछ अणुओं का एक समूह बन जाता है। एक समूह के अणु समानांतर होते हैं लेकिन वे एक दूसरे के अणुओं के साथ समानांतर नहीं होते। इस प्रकार प्रत्येक समूह एक छोटे क्रिस्टल के समान व्यवहार करता है। प्रत्येक समूह का एक निश्चित विन्यास होता है परंतु इन समूह का विवर्तन अव्यवस्थित होता है। द्रव्य क्रिस्टलों की अपारदर्शिता का कारण इन विभिन्न समूहों की सीमाओं पर होने वाला प्रकाश का प्रकीर्णन है। देखिए, जो द्रव्य क्रिस्टल पदार्थ जिनसे बना है उनकी श्रृंखला कैसी है? लंबी है, तो उनमें मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाएगा और वे एक समानांतर संरचना में व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से कुछ जो लंबी श्रृंखला वाले अणु है वो समूह भी बना लेंगे एक साथ। तो एक साथ जो समूह बनाएंगे वो एक समूह के अणु समानांतर होंगे। ठीक है, लेकिन वो दूसरे समूह के अणुओं के साथ समानांतर नहीं होंगे। जिन्होंने समूह बना लिया वो तो आपस में समानांतर है, लेकिन वो दूसरे अणु जो दूसरा समूह बना उसके साथ वो समानांतर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह वो जो छोटे छोटे समूह बना लेते हैं तो छोटे छोटे क्रिस्टल, जो छोटे छोटे समूह होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल के समान अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन समूह का एक निश्चित आकार और एक निश्चित विन्यास भी होगा। ठीक है, परंतु ये समूह जो माध्यम है उसमें अव्यवस्थित रूप से वितरित रहेंगे। तो ये जो समूह है, इन समूह की जो सरफेस है यानी सीमा है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उस प्रकीर्णन के कारण द्रव्य क्रिस्टल में अपारदर्शी दिखाई देते हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इस समूह के अंदर जो अणु है उनकी गति बढ़ती है।
तो इन अणुओं की गति बढ़ने के कारण जो विभिन्न समूहों के बीच जो अणु हैं वो अणु एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अधिक हम ताप बढ़ाते हैं तो छोटे जो समूह हैं वो टूटते जाते हैं, छोटे समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर एक निश्चित ताप पर समूह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के आधे से भी छोटे हो जाते हैं। जब वो समूह बहुत छोटे हो जाते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, और जब वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते तो द्रव क्रिस्टलों की जो अपारदर्शिता है, धुंधलेपन का गुण है, वो भी समाप्त हो जाएगा और वो स्वच्छ द्रव के समान हो जाएंगे, है ना। और यही तापमान, जबकि ये जो समूह है बहुत छोटे हो जाएंगे और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाएंगे, इसी तापमान को हम गलनांक बिंदु भी कह देंगे। और अगर हम ताप कम करते हैं तो वापस से ये छोटे छोटे समूह बड़े बनना हो जाएंगे, फिर उससे भी और बड़े बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो समूह सिद्धांत है, जो ये स्वार्थ थ्योरी, इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं या कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। देखिए, द्रव श्रृंखला वाले अणु ही द्रव क्रिस्टल प्रावस्था बनाते हैं। छोटी श्रृंखला वाले अणुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। ये क्यों नहीं पाया जाता, इसकी व्याख्या समूह सिद्धांत नहीं करता। समूह सिद्धांत कहता है कि सिर्फ लंबे श्रृंखला वाले अणु ही द्रव क्रिस्टल प्रावस्था शो करते हैं, छोटे श्रृंखला वाले अणु ये लिक्विड क्रिस्टल प्रावस्था शो नहीं करते। और इस सिद्धांत के अनुसार द्रव क्रिस्टलों की अपारदर्शिता धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए, जबकि उनकी अपारदर्शिता एक निश्चित ताप पर यकायक समाप्त होकर स्वच्छ द्रव बन जाता है, इसकी व्याख्या भी ये नहीं करते हैं। और सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल स्वच्छ कांच पर रखने पर सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं, इसकी व्याख्या भी ये सिद्धांत नहीं करता। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं होंगी या कुछ कमियां होंगी। अब हम देखेंगे कि द्रव क्रिस्टलों का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, यूज क्या है, द्रव क्रिस्टल हमारे किस काम में आ सकते हैं। देखिए, द्रव क्रिस्टलों में विशेष प्रकार से तथा विद्युतीय गुण पाया जाता है, इसके कारण इनका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियां तथा अन्य डिजिटल यंत्रों में किया जा सकता है। दूसरा है कि द्रव क्रिस्टलों का उपयोग गैस द्रव्य क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है, और स्पेक्ट्रमी अध्ययन में इनका उपयोग विलायक के रूप में भी किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में द्रव क्रिस्टल का उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जा सकता है। कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल का उपयोग शरीर का ताप मापने में प्रयुक्त सूचक पट्टिका में किया जा सकता है। जो कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल है उसका उपयोग शरीर का ताप मापने में प्रयुक्त सूचक पट्टिका में किया जा सकता है। शरीर में ट्यूमर, रसोली आदि का पता लगाने के लिए इनका उपयोग थर्मोग्राफी में किया जाता है। शरीर में जो ट्यूमर हो जाते हैं या रसोली हो जाती है उसका पता लगाने के लिए भी द्रव क्रिस्टल का उपयोग थर्मोग्राफी में किया जा सकता है। इस टॉपिक के नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप नोट्स लें, उनको पढ़ें, उनका प्रिंट आउट ले लें या जेरोक्स करवा लें। गूगल ड्राइव लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उस गूगल ड्राइव लिंक में पुराने वाले सभी नोट्स भी उपलब्ध हैं, आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, जेरोक्स करवा सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। द्रव क्रिस्टलों पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप द्रव क्रिस्टलों का समूह सिद्धांत और द्रव क्रिस्टलों के क्या उपयोग हैं ये अच्छे से याद करें, और एक एक टाइप के द्रव क्रिस्टल का उदाहरण, जैसे एक उदाहरण सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल में, एक निमेटिक में और कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल। कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आगे भी आएगा। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि थर्मोग्राफ क्या होता है, 7 खंड सेल क्या होते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं
एंड कोरोना में घर पे ही सेफ रहिए और आराम से अच्छी तैयारी कीजिए। आई एम विथ यू। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।